हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप सो आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी और प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की उन्होंने अपने क्वेश्चंस मुझे भेज दिए हैं करके। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चंस आए थे, आपको वीडियो देखने के बाद वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे एंड आई होप सो आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। So without wasting any time, let's start a second class of issue of debentures on purchase consideration other than cash. लास्ट क्लास में मैंने आपको टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ा चुकी थी। जब फर्स्ट क्वेश्चन तो था व्हेन एसेट इज परचेज ओनली, एसेट परचेज होती है और उसकी पेमेंट की जाती है। सेकंड टाइप पढ़ा था हमने जब एसेट परचेज की जाती है और लाइबिलिटी की भी बात होती है कि भैया तेरी ये जो लाइबिलिटी है मैं पे कर दूंगा और उसके बाद उसको पेमेंट की जाती है। आई होप सो आपने क्लास देखी हो, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं देखेंगे आपको सेकंड क्लास समझ में नहीं आने वाली है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखे वो जल्दी से आके फर्स्ट क्लास देखकर सेकंड क्लास देखें। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी थर्ड पार्ट है, इस क्लास में हम चालू करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा, एसेट अमाउंट भी गिवन होता है, लाइबिलिटी अमाउंट भी गिवन होता है एंड इवन ये भी गिवन होता है कि हम सामने वाले को कितना पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, asset amount is also given, liability amount is also given and purchase consideration is also given। ये नई बात आती है इस थर्ड टाइप में, ठीक है। अब आपको ये बात पता है हम एसेट को क्या करते हैं बच्चा, हमेशा डेबिट करते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर। हम यहां तक पढ़ के आ चुके हैं हमारे टाइप 2 में फर्स्ट एंट्री की यही प्रैक्टिस कराई थी मैंने आपको। तो अब देखिए, एसेट अकाउंट डेबिट यहां आपने फिगर लिख दिया, लाइबिलिटी का फिगर यहां आपने लिख दिया, वेंडर के आगे आप क्या लिखते थे, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लिखा करते थे। लिखते थे नहीं लिखते थे, लिखते थे। अब क्या होने वाला है, अगर आपकी डेबिट साइड कम आ रही है किसके टोटल से, क्रेडिट साइड के टोटल से, तो आप यहां क्रिएट करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर आपकी डेबिट साइड से क्रेडिट साइड कम आ रही है तो आप क्रिएट करोगे कैपिटल रिजर्व। क्या कंफ्यूज कर रहे हो मैम आप, अभी बताते हैं हम आपको क्या कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं वापस बोल रही हूं, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से कम आ रहा है, यानी अगर मान लो मैं डेबिट साइड में, एक मिनट रुकते हैं हम पेन चेंज करके लिखते हैं, अगर हम डेबिट साइड में 8 रुपीज लिखे हैं और हम क्रेडिट साइड में 10 रुपीज लिखे हैं, तो कम किस साइड लिखा हमने, डेबिट में, तो 2 रुपए जो होंगे वो हमारे गुडविल के हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हमारी वापस पेन चेंज करते हैं, अगर हम हमारी डेबिट में 10 रुपीज लिखे हैं और हम हमारे क्रेडिट में 8 रुपीज लिखे हैं, तो यहाँ 10 यहाँ 8 किधर कमाया, क्रेडिट में कमाया, तो ये जो 2 रुपए होंगे ये कैपिटल रिजर्व के क्रिएट हो जाएंगे। बस यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर्स निकलेंगे बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर्स निकलेंगे। बैलेंसिंग फिगर का कॉमर्स स्टूडेंट को मतलब पता होगा, डिफरेंस अमाउंट निकलेंगे। एक एंट्री में या तो गुडविल ही हो सकती है या सीआर हो सकती है, ये मैंने बस आपको एक सिंगल एंट्री में प्रेजेंट करके बता दिया। पर ऐसा नहीं होगा कि उसी एंट्री में गुडविल भी आ रही है उसी एंट्री में सीआर भी आ रही है, ऐसा नहीं होगा। या तो गुडविल ही आएगी या सीआर ही आएगा। आई होप सो आपको बात समझ आई होगी। वापस बता रही हूं, अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम आ रही है, आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम आ रही है तो वो निकलेगी गुडविल। अगर आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम आ रही है तो उस केस में निकल के आएगा सीआर। और अब ये ऐसा क्यों हुआ वो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये एंट्री क्लियर है सबको। सेकेंड एंट्री आप सबको पता है, पहले होती है एसेट परचेज करने की एंट्री, सेकेंड एंट्री होती है पेमेंट करने की एंट्री। पेमेंट करने की सेम एंट्री है जो आपने फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में पढ़ी है। आप सीधा इस वेंडर को पिक करेंगे और आप अपनी सेकेंड एंट्री जो स्टार्ट होती है वेंडर से वो स्टार्ट कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब अगर वो पार का केस है तो पार के अकॉर्डिंग करें, प्रीमियम का केस है तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग करें, और अगर डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग करें।
ये बात वही समझ पाएंगे जो पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये एंट्री कैसी होती है आपको समझ में नहीं आएगी। एंड आई वांट कि आप पार्ट 1 देखें ताकि आप यहाँ क्लियर हो जाए। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गुड, नाउ स्टार्ट। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, a plant and machinery costing 10 lakhs, liability costing 1 lakh is purchased, payable by issuing 8,000 10% debentures of 100 each. This is the question. Now we have to solve it. कैसे करेंगे? वही बात, पहले एसेट खरीदेंगे और सेकेंड एंट्री में उसकी पेमेंट कर देंगे। तो पहली एंट्री एसेट खरीदने की क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। मैं वेंडर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास नेम नहीं है, मैंने एसेट किससे खरीदी है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितने लैक्स की खरीदी बच्चा? 10 लैक्स। तो राइट हियर 10 लैक्स। लाइबिलिटी कितने लैक्स के लिए आपने? 1 लाख, तो यहाँ लिखे 1 लाख। फिर उसके बाद वेंडर को पेमेंट कितने का कर रहे हो? 8,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो अब 8,000 इंटू 100 दैट इज 8 लाख रुपीज। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लिख दिया आपने, फिगर्स मेंशन कर दिए। यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है। जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन होते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि हम वेंडर को क्या दे रहे हैं? 8,000 डिबेंचर दे रहे हैं 100 रुपए वाले, यानी हम 8 लाख रुपए दे रहे हैं, 8 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो वेंडर के आगे मैंने 8 लाख रुपए लिख दिया। अब यहाँ पे बात देखिए, यहाँ का टोटल कितना आया? 9 लैक्स, और यहाँ का टोटल कितना है? 10 लैक्स। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है। कौन सी साइड छोटी है? क्रेडिट साइड छोटी है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब क्रेडिट साइड छोटी होती है तो आप उसको क्या लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। तो लिखिए आप यहाँ पे, टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट बोले कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपीज। कितना आ गया बेटा? 2 लाख रुपीज। बस यही करना है थर्ड टाइप में, कुछ भी नहीं है। डिफरेंस अमाउंट लेकर के डेबिट कम हो तो गुडविल में डाल दो, क्रेडिट कम हो तो सीआर में डाल दो। अभी क्यों डाला, इसका रीजन समझते हैं। 10 लाख की एसेट खरीदी, 1 लाख की उसकी कोई लाइबिलिटी होगी, जो मैंने बोल दिया ले तेरी लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगी और तू ये 8 लाख रुपए ले, खत्म कर बात। हमने कुल मिलाकर के उसको 1 लाख की तो उसकी कोई लाइबिलिटी ले ली और 8 लाख रुपए से पैसे डिबेंचर्स दिए, पैसे नहीं डिबेंचर्स दे दिए, तो हमने 9 लाख रुपए दिए। 1 लाख रुपए जो कम दिए वो हमारा कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया उस एसेट के बदले में। अब सेकेंड एंट्री क्या होगा इसका? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ही क्यों आएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि प्रीमियम है कि डिस्काउंट है, तो हम तो बस इसको क्या मानेंगे? पार का वैल्यू मानेंगे, क्योंकि इसमें ना तो मुझे प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम परसेंटेज दी हुई है, ना डिस्काउंट दिया हुआ है। जब दोनों नहीं देता तो हम पार का केस मानते हैं। अब यहाँ पेमेंट कितनी करनी है? वेंडर के आगे जो फिगर लिखा है, कल भी मैंने आपको बोला था, वेंडर के आगे जो फिगर लिखा होता है उसी से आप सेकेंड एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सेम टाइप इसका गुडविल के साथ का क्वेश्चन करके देखते हैं हम। गुडविल के साथ का क्वेश्चन कैसे आएगा? अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 11 lakh, liabilities 2 lakh, purchased, payable as payable by issuing 10,000 10% debentures of 100
ईच। खत्म। जल्दी से करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपीस की है? 11 lakhs। लाइबिलिटी कितने रुपीस की है? 2 lakhs। और वेंडर को कितना रुपए दे रहे हैं हम? 10,000। 100 रुपए वाला 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा? 10 लाख। 10 लाख। तो नीचे की साइड का टोटल कितना आ गया? 12 लाख रुपीस। और जबकि डेबिट साइड का टोटल कितना है? 11 लाख रुपीस। अब इस क्वेश्चन में कौन सी साइड शॉर्ट आ गई? डेबिट साइड। तो जब डेबिट साइड कम आती है तो क्या निकल के आ जाता है हमारा? गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट। यानी हम इसको जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, जबकि हमारी चीज तो 11 लाख की बनती है, पर हम फिर भी उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे रहे हैं? 1 लाख रुपीज। वो किस बात का दे रहे हैं? गुडविल का। हम उसको गुडविल अमाउंट दे रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट। सेकेंड एंट्री अगेन द सेम, पार का केस है, वेंडर से स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। 10 लाख 10 लाख। आर यू ऑल गेटिंग? मैंने ये सब प्रैक्टिस कराया था सेकेंड एंट्री का लास्ट क्लास में, तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो थर्ड टाइप यहाँ पे ओवर हो जाती है। थर्ड टाइप में बस फर्स्ट एंट्री में वेरिएंस आता है, सेकंड में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब हमारा फोर्थ टाइप क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखेंगे। फोर्थ टाइप क्वेश्चन होता है जब आपको डिटेल्स या फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट फ्रॉम बैंक इज गिवन। पेमेंट फ्रॉम बैंक इज गिवन। आपको इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में कि आपने कुछ पेमेंट बैंक के थ्रू करी है और कुछ पेमेंट के आप डिवेंचर्स दे रहे हो। लाइक मैंने 12 लाख की मशीनरी खरीदी, 2 लाख का मैंने कैश पेमेंट कर दिया या बैंक पेमेंट कर दिया, और बाकी 10 लाख के मैंने डिवेंचर्स दे दिए। ऐसा केस दिया हुआ होता है। तो इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। समटाइम देयर इज रिटन पेड कैश इमीडिएटली और पेड कैश। यानी कभी तो लिखा रहता है पेड कैश इमीडिएटली, एंड सेकेंड रहता है जहां इमीडिएटली वर्ड नहीं होता। इमीडिएटली मीनिंग ये सकता है क्या, हम उसको एक डाउन पेमेंट की तरह मान सकते हैं कि मैं 12 लाख के एसेट लेने गई, 2 लाख मैंने हाथों हाथ दे दिए, तो और बाकी जो पेमेंट था मैंने डिबेंचर्स के थ्रू उनको किया। जब आपको इमीडिएटली वर्ड आ जाए तो आप कैश पेमेंट की एंट्री फर्स्ट में ही करेंगे, और अगर आपको इमीडिएटली वर्ड ना आए तो आप कैश की पेमेंट की एंट्री सेकेंड एंट्री में करेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग सेकेंड एंट्री में करेंगे। अगर इमीडिएटली वर्ड है विल डू रिकॉर्डिंग इन फर्स्ट एंट्री and paid cash, only paid cash is given, will do recording in second entry. ओके, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनेंगे। कैसे होगा मैम, ये क्या बोल रहे हो, तभी तो बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। देखिए पहला क्या है, विल डू रिकॉर्डिंग इन फर्स्ट एंट्री मीन्स एग्जाम्पल अ प्लांट एंड मशीनरी costing 2 lakhs purchased from A Limited, purchased from Z Limited, purchased from Z Limited, payable as 2 lakh cash immediately paid, and by issuing 10% debentures of 100 each for remaining. अब देखो क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनेंगे।
एक प्लांटिंग मशीनरी खरीदी 2 लाख रुपए की, आज तक के क्वेश्चन में भी आता था। ये हमारा वेंडर हो गया। और कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये नया सेंटेंस जुड़ा है कि 2 लाख का कैश आप इमीडिएटली पे कर रहे हो। जब आप 2 लाख का कैश उसको इमीडिएटली पे कर रहे हो तो आप इसको फर्स्ट एंट्री में लोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब भी इमीडिएटली वर्ड आ जाता है हम उस कैश की रिकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री में करते हैं। तो हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे देखेंगे आप लोग। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड और टू कैश। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी, 2 लाख की खरीदी। ठीक है, और थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं, यहाँ 1 लाख लिख देते हैं। कैश का पेमेंट कितने का कर रहे हैं हम, 1 लाख का कर रहे हैं। तो जेड लिमिटेड को अब हमारे को डिबेंचर्स कितने के देने पड़ेंगे, 1 लाख के। तो बेटू यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकलता है जेड के केस में। आर यू ऑल गेटिंग? यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए कि भैया अगले को कैश की पेमेंट की गई है और वो इमीडिएटली कैश पे में किया गया है, तो हम उसे डाउन पेमेंट की तरह मानेंगे। हम उसको क्यों सेकंड एंट्री में लेके जाएंगे? सेकंड एंट्री तो हम करते हैं कि हमारे पास वेंडर का पैसा पड़ा है और हमें वेंडर को पैसा देना है, तब हम सेकंड एंट्री करते हैं। तो हम तो ऑन द स्पॉट पेमेंट करके आ गए। जब हम ऑन द स्पॉट पेमेंट करके आ गए तो हम इमीडिएटली की एंट्री फर्स्ट एंट्री में ही करने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी भैया हमने 2 लाख की खरीदी, कैश हमने 1 लाख का दे दिया, अब जेड लिमिटेड को हमको 1 लाख रुपए देने हैं, बात खत्म। और हमारी सेकंड एंट्री किससे चालू हो जाएगी, भाई हमारी जेड लिमिटेड से। कौन सा केस है भैया, पार का केस है, सीधा सीधा एंट्री हो जाएगी, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। आर यू ऑल गेटिंग? वेरी गुड। अब मैम ये कैश की एंट्री कब नहीं होती फर्स्ट में, बस इमीडिएटली बढ़ना है तब सेकंड में कर देना। कैसे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में सब कुछ होता, बस क्या नहीं होता, इमीडिएटली वर्ड में काट दूं, सब कुछ सेम है, बस इमीडिएटली वर्ड अगर मैं कट कर दूं तो मैं इसका क्या एंट्री करती, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड। मैं फर्स्ट एंट्री 2 लाख ये करती, मैं इसके अंदर कैश की एंट्री नहीं करती। स्टार्टिंग 4 टाइप क्वेश्चन पूरा उल्टा क्वेश्चन है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको ये नहीं देगा कि आपने कितने की एसेट खरीदी, उसके अलावा आपको ये देगा आपने उस एसेट के बदले में आपने उसको क्या क्या दिया, आपने इक्विटी दिए, आपने प्रेफरेंस दिया, आपने बीपी दिया, ये देगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घर आती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं ना ये देखो इतनी प्यारी सी है ना कर्टन खरीद के लाई हूँ, पर मैं ये नहीं बताती वो कर्टन है कितने के। मैं क्या बताती हूँ घर आकर, मैंने कर्टन के बदले में उसको पिज्जा खिलाया 200 रुपए, मूवी दिखाई 1000 रुपए में और ड्रेस दिला दी 2000 रुपए में। यानी मैंने उसके ऊपर कुल मिला के 3200 रुपए खर्च कर दिए। यानी कि मेरे पर्दे की कीमत कितने रुपए की हो गई, 3200 रुपए की। यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट नहीं देगा, वो इनडायरेक्टली बताएगा मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। हमको उन सब अमाउंट का टोटल कर लेना है और जैसे हम टोटल करेंगे हमारे को परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाए। तो क्या शैल वी स्टार्ट अ 4 टाइप? सो 4 टाइप विल बी ऑन, 4th नहीं है बेटा, ये 5th है। 5th टाइप विल बी ऑन calculation of purchase consideration। ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट से स्टार्ट कर, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि एंट्रीज तो इसकी सेम ही है, एंट्रीज में कोई वेरिएशन नहीं है, बस अमाउंट ही तो निकालना सीखना है इसमें। तो देखेंगे, अ प्लांट मशीनरी परचेज from A Limited payable as issuing 1000 equity shares of 100 each, 510% debentures of 100 each
एंड पेड कैश 4 lakhs, ये दे दिया। अब यहां क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड, मेरा वेंडर हो गया, पर मुझे ये नहीं दिया कि कितनी की एसेट खरीदी है। अब इसने ये दे दिया, मैंने उसको उस एसेट के बदले में क्या क्या दिया, क्या क्या दिया, मैंने उसको इक्विटी शेयर्स दिए, मैंने उसको डिबेंचर्स दिए, मैंने कैश का पेमेंट किया, ये सब दे दिया, पर मुझे इसने ये नहीं बताया वो प्लांट एंड मशीनरी की कीमत कितनी है। तो हम क्या करेंगे, जब वर्किंग नोट में लिखेंगे आप लोग, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, और अब यहां पे आप अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि भाई वो दे क्या क्या रहा है। लिस्टिंग करिए फटाफट फटाफट, क्या क्या दिया उसने, लिखिए इक्विटी शेयर्स 1000 ऑफ 100 ईच, यानी 1 लाख रुपीज, 1 लाख का तो यही दे दिए। 10% डिबेंचर्स, 500 डिबेंचर्स ऑफ 100 each, that is 50,000 rupees. Cash 4 लाख रुपीज, यानी टोटल आपने कितने रुपए दे दिए उसको बेटा, 5,50,000। तो ये आ गया आपका परचेज कंसीडरेशन, ये आ गया आपका परचेज कंसीडरेशन, यानी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी आ गई, 5,50,000। जब ये 5,50,000 आई तो अब हम हमारी एंट्रीज स्टार्ट कर देंगे। पहली एंट्री क्या होगी, एसेट खरीदने की एंट्री होगी। तो एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितनी की एसेट खरीदी, 5,50,000, लिख दीजिए। सेकेंड एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या क्या दिया आपने, इक्विटी शेयर्स, टू 10% डिबेंचर्स, और टू कैश, जो जो आपने उसको दिया। कितना पेमेंट करना है, 5,50,000। इक्विटी शेयर्स कितने के दिए, 1 लाख रुपीज, ये सुनो 1 लाख रुपीज। डिवेंचर्स कितने के दिए, 50,000, एंड कैश कितने का दिया, 4 लाख रुपीज का। डन। सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप सो आपको ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ परचेज कंसिडरेशन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, थोड़े बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाए। प्लीज इनका प्रैक्टिस कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो, उसके ऊपर रोजाना इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको टॉपिक्स और क्लियर हो जाए। प्लीज 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 स्टडी हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड। बहुत कम टाइम है, लग रहा है हमको हमारे पास टाइम है, पर ये इतने से मंथ हैं, जल्दी से निकल जाएंगे। अच्छा स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। एफर्ट्स दोनों साइड से होते हैं, टीचर समझा सकता है, उस चीज की प्रैक्टिस आप ही लोगों को करनी है। थैंक यू।